जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह यूपीपी का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है। ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है वाणी प्लस औचित्य। क्या कह रहा है? वाणी प्लस औचित्य। ठीक है, का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो बताइए क्या होगा इसमें। इसका होगा साथियों वाणियो चित्य होगा। क्या होगा? वाणियो चित्य होगा। ठीक है, अच्छा इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा इसमें। देखिए जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो पता है ना, वाणी प्लस औचित्य। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा मिली आपको और इसका मिलन किससे हो गया? अ से हो गया, तो भी हमारा क्या बनता है? अ ही बनेगा, है ना। तो क्या हो गया हमारा पे यहाँ पे? वाणियो चित्य हो गया। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ठीक है, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। इसमें साथियों हमारा यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार होता क्या है? एक शब्द जब दो बार, ठीक है, एक शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बेर और यहाँ बेर। देखिए एक शब्द तो एक ही है, हमने क्या कहा? एक बार, सॉरी, एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए। ठीक है, और उन दोनों के अर्थ अलग अलग हो। एक बेर का मतलब खाना होता है, मतलब नहीं कहते एक बेर मतलब समय की बात कर रहा है कि एक बेर, और बेर का मतलब एक फल भी होता है ना। तो वही कह रहा है कि जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा? यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बेर का अर्थ क्या है? एक फल भी होता है, ठीक, और इसका मतलब एक गिनती भी होता है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में साथियों कौन सा समास हमारा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अच्छा इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, देखिए इसमें होगा वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगनचुंबी हुआ, ठीक, गगन को चूमने वाला, शोकाकुल, ठीक है, गौशाला, ये सब क्या हमारे हैं? ये सब हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास अगर भेद आपसे पूछ ले, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं 6 भेद होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा पत्थर की जोंक नहीं लगती, सॉरी, पत्थर को जोंक नहीं लगती। अब मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका साथी जो सही आंसर होगा वो होगा कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या दिया है कि सबल का शोषण नहीं होता, ये गलत है। मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, ये भी गलत है। दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता, ये भी गलत है। मतलब हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर को यहाँ पे हठी के रूप में दर्शाया गया है कि जो पत्थर को जोक नहीं लगती, मतलब क्या? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों त्रुटि छांटना है। ठीक है, कि इसमें किस वाक्य मतलब जो ऑप्शन दिया गया है कि इसमें किस ऑप्शन में त्रुटि है। देखिए कह रहा है किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, तो बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखिए जब तक वह शपथ लेकर नहीं, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ये भी सही है। तब तक अधिप्रमाणिक नहीं, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, ये भी सही है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहे हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे। इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार, सॉरी कौन सा रस है। ठीक है, कौन सा रस है इसमें। साथियों देखिए हमने आपको बताया था कि वीर रस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दुख की बात बताई जा रही है। तो हमने आपको एक बात बताया था, इसमें तो पहले ये देखिए श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा? श्रृंगार रस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे में श्रृंगार रस। हमने श्रृंगार रस के बारे में साथियों बताया था कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस अभी कल की क्लास में ही हमने आपको रस पढ़ाया था ना, तो हमने बताया था कि एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस क्या होता है साथियों? जहाँ पे नायक और नायिका आपस में मिलते हैं वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब वही नायक और नायिका आप बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तब यहाँ पे एक वियोग की स्थिति दर्शाई गई है ना कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो एक वियोग की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा इसमें रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन इसमें सिर्फ आपसे पूछा है, वियोग श्रृंगार तो दिया नहीं है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आता है, तो हमारा यहाँ पे श्रृंगार रस अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें पे। कह रहा है चौकी का तत्सम शब्द है। अब चौकी क्या है हमारा? चौकी तो तद्भव है ना। तो चौकी का तत्सम पूछा है, तो चौकी का तत्सम साथियों क्या होता है? चतुष्पादिका होता है। क्या होता है? चतुष्पादिका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 खिड़की किस प्रकार का शब्द है। अब बता दिए खिड़की जो है
वो किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है साथियों वो कौन सा है? देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अध का विलोम बता दीजिए। अध का विलोम, तो अध का विलोम क्या होता है साथी? अध का विलोम ऊपरी होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊपरी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, जैसे मान लिया रिक्त, अब दिया है ना रिक्त, तो रिक्त का अगर आपसे विलोम पूछे तो रिक्त क्या होगा? रिक्त मतलब खाली होता है ना, और पूर्ण मतलब भरा हुआ, तो रिक्त का पूर्ण हो जाएगा। अच्छा अगर पूछ दे समाप्त, देखिए समाप्त दिया है, ठीक है, तो समाप्त का अगर आपसे विलोम पूछ दे तो समाप्त मतलब भाई जो समाप्त हो गया है, लेकिन आरंभ हो जाएगा इसका विलोम, मतलब जो भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है ना, आरंभ या प्रारंभ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। बताइए धूसर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? खनक है कि सदन है कि गजवदन है कि बेसर है? इसमें साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है ना, यानी कि कौन सा है? बेसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आगे हम बात करें कि धूसर के, ठीक है, धूसर के पर्यायवाची शब्द अगर पूछ ले और कौन कौन से होते हैं, तो धूसर के पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए धूसर के जो पर्यायवाची शब्द होता है ना साथियों, ये होता है आपका खर, ठीक है, गदहा को कहते हैं, रासप, अब गधे को भी तो रासप कहते हैं ना, गर्दभ, बेसर और चक्रीवान, ठीक है, किसके होते हैं? ये धूसर अर्थात गधे के होते हैं। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए एक अंश में क्या है? बड़ा वाला स है, एक अंश में छोटा वाला स है। ठीक है, अब बताना है हमें। देखिए एक अंश, ठीक, अंश मीन्स क्या होता है? ठीक है, अंश मीन्स साथियों क्या होगा? कंधा होगा। ठीक है, एक अंश मीन्स कंधा होता है और एक अंश मीन्स हिस्सा होता है। ये जो बड़ा सा है ना जिसमें अंश में, इसके मीन्स हिस्सा होता है। नहीं कहते हैं इस रुपए का इतना अंश जमा कर दो, या फिर ऐसे लोग मतलब बहुत सारी बातें करते हैं ना कि अंश मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है, मतलब भाग होता है। लेकिन साथियों एक अंश जो कि छोटा वाला सा है जिसमें, उसके मीन्स कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं खाना खा चुका था ना, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पहली बात की तो अच्छी बात है, दे दिया कि भूतकाल का कौन सा भेद है। वैसे भी आप था थे से पता कर ही सकते हैं। ठीक है, जो बात बीत चुकी है वो भूतकाल में ही जाएगी। तो पूछा है इसमें, ठीक है, इसमें साथियों क्या हमारा होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें देखिए पूर्ण भूतकाल की अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है ना, ये हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। राइट, पूर्ण भूतकाल होता क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया के समय का स्पष्ट बोध होता है। अब यहाँ पे समय, क्रिया के समय का स्पष्ट बोध हो रहा है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए कह रहा है मैंने खाना खा चुका था, क्रिया के एक स्पष्ट समय का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, जो खाना खा चुका था, तो क्या हमारा यहाँ पे पूर्णभूत है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर आपको ट्रिक से माध्यम से याद करना है तो बस ये आप ये ध्यान रखिए, जो गूढ़ भूतकाल होता है ना, उसमें क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। राइट, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? अब ये विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह तो पढ़ाए थे पिछली क्लास में, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा इसका प्रकार नहीं है। देखिए जो ये उपदेशक होता है ना साथियों, देखिए निर्देशक होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह भी होता है और विवरण चिन्ह भी होता है। ठीक है, लेकिन उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही कारण कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, मतलब उपदेशक की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए निर्देशक चिन्ह कैसे होते हैं? जो निर्देशक चिन्ह है, तो ये जो छोटा सा ये होता है ना, ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लाघव चिन्ह की, एक ऐसे होता है जो ना, ये लाघव चिन्ह होता है। ठीक, और विवरण चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। तो ये हमारा निर्देशक हो गया, ये लाघव, और ये विवरण चिन्ह हो गया। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ठीक, कौन सा शब्द सही है ये बताना है। स्वतंत्र, ठीक है, या स्वातंत्र, या स्वातंत्र, या फिर स्वातंत्रीय? बताइए कौन सा शब्द सही है इसमें। इसमें जो साथियों हमारा क्या सही है ना, तो देखिए ये जो है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है ना, स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब क्या है? असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब बता दीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के साथियों 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें संज्ञा की, तो देखिए संज्ञा क्या होती है? किसी जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति, ठीक है, इत्यादि के जो नाम को बताती है या दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने होते हैं? 3। राइट, चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, 16 क्या कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का
ठीक है। कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, कर्ण कारक बहुवचन होगा किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। अब बात कर रहा है कर्ण की, तो जैसा कि हमने आपको परसर्ग बताया था, ठीक है, जब कारक पढ़ाया था हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ऐसे पढ़ाया था हमने ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, अब कर्ण कारक की बात कर रहा है तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्हीं से। अब भाई देखिए कर्ण कारक की विभक्ति लगाएंगे यहाँ पे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो देखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब वो सर्वनाम जिससे किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन अगर किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाता है तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है वहाँ पे, है ना। और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो किन्हीं से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। अब बताइए खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन साथियों खुंटिया होता है। क्या होता है, खुंटिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठीक है, मतलब ठठेरा, ठीक है, इसका लिंग परिवर्तित करना है, बताना है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखिए ठठेरा का साथियों क्या होता है, ठठेरीन होता है ना। तो ठठेरा क्या हमारा एक पुल्लिंग है, ठीक है, ठठेरा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसका अगर स्त्रीलिंग आप बनाते हैं तो क्या बनेगा, ठठेरीन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछा है कि नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे साथियों जो हमारे ये हैं जैनेंद्र कुमार, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भगवती चरण वर्मा जी को भी मिला था और अमृतलाल नागर जी को भी मिला था, लेकिन मन्नू भंडारी को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, ठीक है, बताइए भाव विलास, ठीक है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। तो ये कौन है साथियों, ये देव हैं, कौन है, देव, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है। पहली बात पूछा है नहीं है, मतलब 3 तो होंगे, एक नहीं है, ठीक है, बताना है आपको। तो देखिए बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, प्रेमगन ये हैं, ठाकुर जगन मोहन सिंह ये भी हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास ये भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक जो है ना, श्रीधर पाठक ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं क्रिया की। देखिए क्रिया में एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक। सकर्मक क्रिया क्या होती है साथियों, जिसमें कर्म होता है, ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं होता उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अच्छा कैसे पता लगाएंगे हम कि किसमें अकर्मक क्रिया किसमें सकर्मक क्रिया। आप वाक्य जो दिया है ना उसमें बस क्या लाकर क्वेश्चन कर दीजिए, अगर उत्तर मिल जाता है तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें कौन सी अकर्मक क्रिया होगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे 22 में क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है मैं सोता हूँ। अच्छा हमने क्या बताया, अब तो याद करना पड़ेगा सोना अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, तो वैसे तो ये अकर्मक क्रिया होती है। अच्छा कैसे हम पहचानेंगे, अगर हम याद नहीं किए तो कैसे पहचानेंगे, तो हम क्या करेंगे वाक्य में क्या लाकर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं क्या सोता हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, मैं क्या सोता हूँ, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 एक छंद में कितने चरण होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो एक छंद में साथियों 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में जैसे छप्पर, ठीक है, कुंडलियाँ आदि में 6 चरण होते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि छप्पर, ठीक है, छप्पर जो होता है इसका निर्माण किससे किससे होता है, तो रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, इससे मिलकर छप्पर का निर्माण होता है। अगर ट्रिक की बात करें तो ये समझिए कि आर का पानी क्या करता है, छप छप करता है ना, तो आर ओ मतलब रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पर बनता है। अच्छा कुंडलियाँ की बात करें, ठीक है, कुंडलियाँ देखिए कुंडलियाँ को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कुंडलियाँ, ठीक है। अब कुंडलियाँ किसके योग से मिलकर बनता है,
तो दोहा प्लस रोला के योग से मिलके बनता है, दोहा प्लस रोला के योग से। तो डी मतलब दोहा, आर मतलब रोला, ठीक है। अब ट्रिक कैसे बनाएंगे समझिए इस चीज़ को। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं ना, तो पहनते पहनते कभी ऐसा भी होता है कि उनका कान छिन जाता है, ठीक है। जब छिन जाएगा तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो डॉक्टर के पास जाएंगे मतलब डी फॉर दोहा, आर फॉर रोला। कुंडली, कुंडलियाँ को मतलब याद रखिए आप कुंडल से, ठीक है। कान में क्या पहनते हैं, कुंडल। कान छिन जाएगा तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। तो दोहा और रोला, ठीक है। तो कुंडलियाँ किनसे मिलकर बनी होती है, दोहा और रोला से, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण, ठीक है, जो सही पूर्ण पेड़, सॉरी, जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, ठीक है। मतलब क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर करी, ठीक है, या कृपण यहाँ पे कृपण का पूछा है, ठीक है। कृपण, कृपण का अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, करी धन प धन, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। अब कृपण का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, इसका देखिए साथियों, क धन री, ठीक है, प आ, तो यहाँ पा हो जाएगा, प और आ मिलके पा बन जाएगा, तो कृपाण, कृपाण हो जाएगा। तो ये तो गलत है हमारा यहाँ पे। देखिए क री ये भी ठीक है, फिर प और आ मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ भी पा बना देगा, तो कृपाण हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब डी में देखिए क, ठीक है, आइए हमारी जो ये ऋषि हो गई, ठीक है, ऋषि प्लस प, अब प में अ मिलेगा तो प ही बनेगा, और फिर यहाँ ड़, अड़ में अ मिलेगा तो हमारा ड़ बन गया, ठीक है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो कृपण का अगर आप क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में किस कवि, पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो पंक्ति है ना, किस कवि की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों किसकी है, ये रैदास जी की है। किसकी, रैदास जी की, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। अब बात करता है समुदायवाचक विशेषण की। तो देखिए इसमें जो साथियों चारों है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा समुदायवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जिससे मान लीजिए प्रत्येक की बात करें, ठीक है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या प्रत्येक आता है, ये जो प्रत्येक है ना, ये प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये दूना तीना चौगुना जो होता है, ये साथियों आवृत्ति की बात यहाँ पे होती है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये साथियों गणनावाचक विशेषण होता है, ठीक है। नहीं कहते जैसे कि भाई गणना हो रही है, तो गणना हो रही है मतलब क्या, 1 2 3 4 करके ही तो गिना जाता है ना, तो हमारे गणनावाचक हो गए। तो प्रत्येक हमने क्या बताया, प्रत्येकवाचक हो गया। दुना को हमने क्या बताया, दुना तीना चौगुना, ठीक है, ये आवृत्तिवाचक हो गए। और 3 कैसा है साथियों, ये हमने बताया आपको गणनावाचक है। और चारों क्या हमारा यहाँ पे समुदाय को प्रदर्शित कराया था, ये समुदायवाचक विशेषण हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। देखिए इसमें साथियों देखिए, कह रहा सभी क्या असत्य बताना है ना, असत्य बताना है इसमें, ठीक है। कह रहा व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के, जो व्यंजन वर्ग है ना, जैसे कि एक पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ठीक है, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, जैसे क च ट त प होता है, ठीक है, क च ट त प, तो ये हमारे पहले वर्ग में आते हैं। फिर ख हो गया यहाँ पे दूसरे वर्ग का है, ग तीसरे वर्ग का है, घ चौथे वर्ग का है, और रंगा पांचवें वर्ग का है ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या असत्य पूछा है, तो ये तो सही है, ठीक। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा, असत्य पूछा है ना, तो देखिए सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा है आपसे कि कौन सा असत्य है, तो असत्य यही है कि जो सभी वर्ग, जो कह रहा है सभी जो विसर्ग होते हैं वो सघोष होते हैं, यही हमारा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान होता है, इसकी पुरस्कार राशि साथियों कितनी होती है, यही आपसे पूछा है। इसमें जो साथियों दिया जाता है ना, इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मतलब हिंदी अकादमी सलाहकार की जो सम्मान जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है, 5 लाख होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 28 था ना, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें
तो कह रहा है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन और परिवार, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग पूछा है। अब बता दिए इसमें उपसर्ग क्या होगा। इसमें साथियों क्या होता है, हमारा परि उपसर्ग है। क्या है, परि। जैसे देखिए परिवर्तन में परि उपसर्ग है और परिवार में भी परि उपसर्ग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। बताइए यौगिक शब्द कौन से हैं। तो देखिए जो हमारा परमौषधि है ना, ये हमारे यौगिक शब्द हैं। क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यौगिक शब्द होते क्या हैं। तो ये यौगिक शब्द होते हैं ना साथियों, ये दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, दो सार्थक शब्दों के मिल के, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कुपुत्र की ना, तो कुपुत्र देखिए कु अब प्लस पुत्र, दो सार्थक शब्द है ना, यहाँ पे कु भी सार्थक शब्द है और पुत्र भी सार्थक शब्द है, तो ये दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम मान लेते हैं, आगे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए पुस्तकालय। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे, जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय साथियों किसके योग से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, है ना, पुस्तक प्लस आलय, यही होगा ना, पुस्तक प्लस आलय। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि हमने क्या बताया, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। पुस्तक भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब जिसका अपना कोई अर्थ होता है, और आलय भी एक क्या है, सार्थक शब्द है। ठीक है, आलय मतलब घर होता है। ठीक है, और ये पुस्तक, ये दोनों हमारे क्या सार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, हिंदी की आदि जननी है। बताइए हिंदी की आदि जननी क्या है। तो साथियों हिंदी की जो आदि जननी है ना, वो कौन सी है, संस्कृत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बता दीजिए। कौन सा है, प्रश्नवाचक है कि विस्मयवाचक है कि इच्छावाचक है कि निषेधवाचक है। ठीक है, इसमें साथियों क्या है, ये इच्छावाचक है। ये हमारी इच्छा है ना, हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, एक इच्छा की बात कही जा रही है, तो हमारा कौन सा यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बता दीजिए। निष्पलक होता है, निर्निमेष होता है, निर्विकार होता है कि निष्क्रिय होता है। ठीक है, इसका साथियों कौन सा होगा, निर्निमेष होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए हम गद्यांश की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, गद्यांश देखिए, हम गद्यांश को पढ़ के उत्तर देंगे। क्या कह रहा है गद्यांश में, अपने प्रियजनों से, ठीक है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, ठीक है, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, ठीक है, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत के सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। ठीक है, अब देखिए हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है किससे रहित राज्य, क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि किससे रहित राज्य किस काम का। ठीक है, किससे रहित राज्य किस काम का। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा साथियों हमारा प्रियजनों से। किससे, प्रियजनों से, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है जगत का अर्थ बता दीजिए। जगत का अर्थ क्या होता है। तो जगत तो साथियों हम संसार को कहते हैं, है ना, समाज को नहीं कहते हैं। समाज और संसार में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो जगत किसको कहते हैं, संसार को कहते हैं ना। निष्फल का आशय क्या है, अधूरा या फलदायी या व्यर्थ या सार्थक। निष्फल का बता दीजिए। तो निष्फल का साथियों व्यर्थ होता है। क्या होता है, व्यर्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो निष्फल का आशय क्या होगा, व्यर्थ होगा। निष्फल मतलब बिना फल के, व्यर्थ भी तो वही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ बता दीजिए क्या होगा। सब गद्यांश का ही क्वेश्चन है ये। इसका होगा साथियों जीवन को सुखमय बनाना। भाई वही तो बात करिए ना कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है कि जीवन को सुखमय बनाना। ठीक, तो अब हमारे 37 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं हिंदी के, राइट।